Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will start the third chapter of Indian contribution to science, which is chemistry in India. So far we have studied about astronomy, mathematics, how the evolution takes place, how some scientists discovered some instruments and found many things, many facts about the solar system. ठीक, तो अब तक हम एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया पूरा एक चैप्टर ही था, चैप्टर 2। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री यानी केमिकल्स की क्या स्थिति थी उस समय। यानी कि केमिकल्स, जब भी केमिस्ट्री बात करते हैं तो उसमें इलाज वगैरह की बात करते हैं, किस तरह से लोग केमिकल वगैरह का यूज करते थे। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे is a relatively young discipline. It took shape in 18th century Europe after a few centuries of alchemic tradition, which was partly borrowed from Arabs. तो देखिए, अब केमिस्ट्री की बात करें कि हाँ ये कब से ये एक दृश्य रूप में आने लगा, तो ये 18वीं शताब्दी में यूरोप में ये हुआ। बताओ केमिकल का पहले यूज यूरोप में भी अलग अलग जगहों पे किया जाता था केमिकल का यूज़, और ये कहाँ से लाए थे, वो लोग भी अरब से लेकर आए हुए थे। तो ये जो है केमिस्ट्री जो है एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे फैलती गई और ये 18वीं शताब्दी में एक शेप लेना शुरू किया। Alchemy was a semi-esoteric practice whose ultimate goal was to turn base metal into gold and discovered an elixir of life that would grant immortality. Other cultures, especially the Chinese and the Indian, had alchemical tradition of their own. तो भारत का और चाइना का अपना अलग अलग केमिकल का ट्रेडिशन था। alchemical ट्रेडिशन जैसे अब देखेंगे कि मिस्र में पहले क्या किया जाता था, केमिकल्स लगा, जो व्यक्ति कोई मर जाते थे पर्सन, तो उसके बॉडी में केमिकल्स लगाकर उसको रख दिया जाता था, उसको मम्मी कहा जाता था। तो इस तरह का जो ट्रेडिशन है वो तो हो गया अपना मिस्र का। तो उसी तरह से इंडिया और चाइना का अपना अपना अलग अलग ट्रेडिशन था, जिसमें बहुत सारे विच इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड टेक्निक्स। और इसमें क्या शामिल था कि नॉलेज, केमिकल का नॉलेज कितना है और उसको बनाने का टेक्निक्स क्या है, उसको यूज करने की टेक्निक क्या है, तो ये सभी उनके ट्रेडिशन में शामिल था, किसके, इंडिया और चाइना के एल्केमिकल ट्रेडिशन में। नाउ वी टॉक अबाउट अर्ली केमिकल टेक्निक्स। शुरू में जब केमिकल्स आया तो उसमें उसका टेक्निक्स क्या था। In India, we can trace such techniques all the way to the Indus Valley civilization and its antecedent. अगर हम इसको भी ट्रेस करें तो हम पाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें इसका यानी कि 3rd मिलेनियम BCE में और उसके एंटीसीडेंट, उसके पहले से भी इसका टेक्निक हमें मिलता है। दी हरापान्स मेटलर्जिकल स्किल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द module on metallurgy in India. Pottery called for a control of process such as heating, fusion, evaporation. जो पोट्री होता था उसका डिमांड किस लिए होता था कि कुछ जो प्रोसेस है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फ्यूजन के बारे में, इवेपोरेशन क्या है, हीटिंग है, ये सभी केमिस्ट्री का, यानी कि केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पोट्री की डिमांड होती थी। ठीक है। ब्रेड मेकिंग इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग ब्लीचिंग अ ब्रेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, then heating it in a kiln,
सो एज टू लीव परमानेंट वाइट डिजाइन ऑन इट। तो अगर वहीं ब्रेड बनाने की बात करें, इस समय जो ब्रेड बनाए जाते थे उसमें क्या होता था, एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होता था मिनरल्स का। ब्रेड में भी तो कुछ मिनरल्स होते हैं, तो उन मिनरल्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस किया जाता था और वो करने के बाद में इसको बनाया जाता था। इसमें क्या होता था, एक ब्रेड को का ब्लीचिंग किया जाता था, किस चीज़ से, कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन से। कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन उस पर डाल दिया जाता था और उसके बाद में उसको क्या किया था, किल्न एक कोई केमिकल था उससे वो रख के उसमें हीट कर दिया जाता था और इससे क्या होता था, एक परमानेंट वाइट डिजाइन उसको लग जाता था। तो इस तरह से ब्रेड बनाया जाता था। तो ब्रेड बनाने का ये केमिस्ट्री समझ, सबसे पहले क्या किया जाता था, मिनरल्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट किया जाता था किसी प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट से उसका ब्लीचिंग किया जाता था और किल्न सॉल्यूशन में रख के उसको हीट किया जाता था ताकि उसका वाइट एक डिज़ाइन बन जाए। ठीक है। Harappans also experimented with various mortars and cements made of burnt limestone and gypsum among their components. देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। किस चीज़ से, बहुत सारे मोटर्स क्या होते हैं, तो देखिए जब किसी चीज़ का जब छत वगैरह का ढलाई किया जाता था तो उसका जो मसाला बनाया जाता है, उसमें गिट्टी बालू सीमेंट वगैरह जो होता है एक साथ उसका जो मिश्रण होता है उसको मोटर कहा जाता है। तो उस मोटर और सीमेंट जो किस चीज़ का बना हुआ है, जले हुए लाइमस्टोन चूना वगैरह से बना हुआ है। इन सभी पर एक्सपेरिमेंट किया। यानी उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में भी इन सभी पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। एंड जिप्सम से among their components. Finally, crushed quartz once fired produced faience, a synthetic material. तो उससे क्या हुआ, एक बार फाइनली क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद एक बार आग लग गई तो उससे क्या फाइनेंस हुआ, एक सिंथेटिक मटेरियल बनी। ठीक है, यानी कि ऐसे ही जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक बार क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करते करते एक सिंथेटिक मटेरियल यानी खुद से बनाया गया आर्टिफिशियल एक मटेरियल प्राप्त हुआ। इट वॉज देन कोटेड विद सिलिका परहैप्स फ्यूज्ड विद सोडा। और उसमें उसको क्या, सिलिका से उसको कोट कर दिया जाता था, उस चारों तरफ उसका लेयर लगा दिया जाता था और शायद उसको सोडा से फ्यूज किया जाता था, या सोडा से उसका फ्यूज़न किया जाता था। टू विच कॉपर ऑक्साइड वॉज एडेड टू गिव इट अ शाइनी टर्क्यूरस ग्लेज। तो उस पर चमक देने के लिए, ठीक है, जो मटेरियल बना हुआ था उस पर चमक देने के लिए क्या लगाया गया, कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बट को ध्यान रखना, एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो याद हो जाएगा वो। ठीक है, ये कुछ केमिकल है, अगर आप जूनियर लेवल के तो आप और भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये सब क्या है, कौन से केमिकल का नाम है। ठीक है, बाकी सीनियर लेवल का तो बच्चे समझ ही रहे होंगे, पर आप अगर जूनियर लेवल से है तो आप कोशिश कीजिए समझने का, एटलीस्ट आप फैक्ट्स को याद रखिए और 102 बार वीडियो को देखिए, समझ जाएंगे पूरा। फाइनेंस वॉज देन शेप्ड इनटू वेरियस ऑर्नामेंट्स एंड फिगरेंट्स। फिर इसको ये जो बना हुआ था नया मटेरियल उसका क्या किया गया, बहुत सारे अलग अलग तरह के गहने बनाए गए। The addition of iron oxide gave a greenish blue tint to glazed pottery. जब आयरन ऑक्साइड डाला गया तो जब बहुत ही ग्रीनिश कलर का एक चमक उस पर आ गया। वाइल मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है रिजल्टेड इन मरून कलर, एक मरून कलर था उसमें, यानी जब मैग्नीज ऑक्साइड डाला गया तो मरून कलर आ गया। तो ये तो याद रख सकते हैं कि जो मटेरियल हमें प्राप्त हुआ था फाइनेंस, उसमें जब हम आयरन ऑक्साइड डाले तो कौन सा कलर हो गया, ग्रीनिश ब्लू, और जब मैग्नीज ऑक्साइड डाला गया तो क्या हुआ, मरून कलर।
Now, some techniques survived the end of the Indus Valley civilization and found their way to the later Ganges civilization, first millennium BCE, often with innovations glass manufacture. For instance, numerous glass beads and other artifacts have been unearthed from Taxila in the northwest to Nalanda in the east and Arikamedu in the south. और ये जो टेक्निक जितने भी जो अलग अलग जो केमिकल चीज़ जो एक्सपेरिमेंट करने का जो टेक्निक्स है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्त होने तक रहा और धीरे धीरे करते करते गंगे सिविलाइजेशन तक पहुंची जो कि 1 मिलियन यानी कि फर्स्ट BC बिफोर कॉमन एरा तक पहुंची और उस समय तक काफ़ी उसमें इनोवेशन हो रहे थे जैसे कि ग्लास मैन्युफैक्चर। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्लास बीड्स को अनर्थ किया गया तक्षशिला से। ठीक है, यानी उसमें बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे थे, कुछ खोज भी हो रही थी जैसे आज हम पढ़ रहे हैं उस समय के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ये सब चीज़ें हो रही थी। तो जब फर्स्ट मिलेनियम यानी BCE में जब लोग आए उस समय तक जब लोग पहुँचे तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, इनोवेशंस हो रहे थे और लोग पहले की केमिस्ट्री के बारे में जानकारी भी इकट्ठा कर रहे थे। तब तक शिला के नीचे से बहुत सारी चीज़ें अनर्थ की गई कि निकाला गया वहाँ से। और साउथ में अरिकामेडू और नॉर्थ वेस्ट नालंदा में तक्षशिला के नीचे। देखो ये जो है फेयंस से बना हुआ एक हड़प्पन बैंगल है। ये एक चूड़ी है जो कि वो मटेरियल जो प्राप्त हुआ था जिसपे मैग्नीशियम अलग अलग ऑक्साइड लगाकर उसको डिफरेंट कलर दिया जाता था, तो उस तरह का बनाया गया ये एक चूड़ी है और ये हड़प्पन टाइम का है। पिगमेंट्स वर अनदर एरिया फॉर स्किल्ड केमिकल प्रैक्टिसेस। पिगमेंट्स यानी जो कलर होता है ये दूसरा एरिया था फॉर स्किल्ड केमिकल प्रैक्टिस। भाई इसमें भी केमिकल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे अभी केमिस्ट्री में भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अलग अलग जगह पे एसिड बेस मिलाने पे अलग अलग कलर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड वर रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग विटनेस द फेमस अजंता म्यूरल्स एज वेल एज डाइंग ऑफ कॉटन एंड अदर टेक्सटाइल। तो उस समय अपने केमिकल से जैसे नेचुरली तो मिलता ही है, फिर बाद में धीरे धीरे लोगों ने क्या किया एक्सपेरिमेंट कर करके एक कलर को दूसरे में मिला करके या नेचुरल और अधिक चीज़ों को, जैसे आज केमिस्ट्री में देखिए कि कुछ चीज़ों में जब एसिड या बेस मिलाया जाता है तो उसका कलर बदल जाता है। जैसे कि चूना यानी कि जो बेस है उसको हल्दी मिलाते हैं तो रेड कलर बन जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कलर बनाए जाते थे। किस लिए? तो पेंटिंग के लिए। जैसे कि आप अजंता म्यूरल्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो कॉटन के कपड़े होते थे, टेक्सटाइल्स होते थे, उन सभी चीज़ों को रंगने के लिए कलर चाहिए। वो कलर कहाँ से आते थे? तीनों सभी की ज़रूरतों को देखते हुए अलग अलग कलर्स बना देते थे। कलर्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था। सोर्सेस ऑफ पिगमेंट्स वर नॉट लिमिटेड टू ऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है, और ये जो कलर्स का जो सोर्स है ये केवल ऑर्गेनिक मटेरियल पे ही नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब कि यानी वो सारे कंपोनेंट जो कि जीवित वस्तुओं, ठीक है, जीवित वस्तुओं से निकला हुआ है। तो केवल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक फ्लावर और फ्रूट, ऐसा नहीं कि केवल फ्लावर और फ्रूट से ही निकालते थे, बट इंक्लूडेड मिनरल सोर्सेज फ्रॉम कार्बन, लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक यानी कि देखें जब कोई दिया जलता पहले जो लालटेन होता था, ठीक है, तो लालटेन में ऊपर देखिएगा कि ऊपर बहुत सारा कालिक लग जाता है, काला कलर ब्लैक कलर का, तो वो भी तो ब्लैक कलर का है। और वो क्या है? वो ऑर्गेनिक नहीं, वो इनऑर्गेनिक है। वो किसी जीवित चीज़ से नहीं है, बल्कि वो अब देखा जाए तो ऐसे हर एक चीज़
ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि पहले जीवित ना रहा हो हर एक चीज़ से, ठीक है। लेकिन ऐसा वो अब डिवीज़न अलग होता है। तो बस अभी यही ध्यान में रखना कि जो कालिक होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। तो कहने का ये मतलब है कि उस समय जो सोर्स होते थे कलर के, यानी कि पिगमेंट का जो सोर्स होता था वो केवल ऑर्गेनिक चीज़ें ही नहीं होती थी। ऑर्गेनिक कहने का मतलब कि जो जीवित हो, जैसे कि फल फूल ही नहीं होते थे, बल्कि क्या इनऑर्गेनिक चीज़ें भी होती थी। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, लैंप ब्लैक, जो लैंप बढ़ता है उसके ऊपर काले रंग का जो कालिक लग जाता है वो भी ब्लैक कलर का होता है, तो उससे भी कलर बनेगी। टू आर्सेनिक सल्फाइड येलो और ऑक्रिक, येलो ऑक्रिक जो होता है उसमें आर्सेनिक सल्फाइड होता है, येलो कलर का होता है। और कॉपर एसीटेट जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है कलर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उस समय जब कलर पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था तो कलर का अलग अलग सोर्सेस थे। कुछ सोर्सेस ऑर्गेनिक भी थे, यानी कि जीवित चीज़ों से लिए जाते, जैसे कि फूल और फल से। कुछ इनऑर्गेनिक भी थे, जैसे कि लैम्प ब्लैक, कॉपर एसीटेट वगैरह कुछ, ये सभी चीज़ें थी, यहाँ से लाया जाता था। और ये सभी का यूज़ कहाँ किया जाता था, जो टेक्सटाइल है, कॉटन है, इन सभी चीज़ों को रंगने के लिए। अगला है एटोमिज्म इन वैशेषिका। क्या कहते हैं एटोमिज्म, यानी कि एटम के अंदर, ठीक है, एटम के जो सिद्धांत है उसकी बात हो रही है। Although it did not translate into actual chemistry, the Indian notion of atomism deserves a brief mention. Atomism, or the concept that matter is ultimately made of individual building blocks, appeared in India a few centuries BC as part of philosophical speculation. In particular, in the Vaisheshika, one of the 6 philosophical systems of एंशिएंट इंडिया। तो सबसे पहले ये जानना है कि वैशेषिका क्या है। ठीक है, तो वैशेषिका क्या है, तो टोटल 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम हुए हैं एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, प्राचीन भारत में टोटल 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम हुए हैं, 6 प्रणालियाँ हुई हैं फिलोसॉफी के, और उनमें से एक जो है वह वैशेषिका है। इस वैशेषिका में एटोमिज्म की बात हो रही है। The author of Vaisheshika Sutras came to be known as Kannada, literally eater of particles. तो ऐसा क्या मानेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है एटोमिज्म का, ये क्या कहता है कि एटम इज अल्टीमेटली मेड ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक। कि एटम जो है वो इंडिविजुअल ब्लॉक से बना हुआ है। इंडिविजुअल ब्लॉक मतलब क्या है कि इसको और भी फर्दर हम नहीं तोड़ सकते। ये कॉन्सेप्ट है कहाँ पे, वैशेषिका में। ठीक है, द ऑथर ऑफ द वैशेषिका सूत्रास, यानी कि वैशेषिका जो कि ये जो सिस्टम है इसके जो सूत्र, यानी वैशेषिका के सूत्र केम टू बी नोन एज कनाडा। ठीक है, ये क्या कहा गया, कनाडा। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है कि जो वैशेषिका के सूत्र थे, यानी बहुत सारे सूत्र होते हैं, तो उसको क्या कहा गया, कनाडा। कनाडा कहा गया, इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, ईटर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, ईटर ऑफ पार्टिकल्स। कनाडा क्या है, तो वैशेषिका सूत्र है। एंड मे हैव लिव्ड एनी टाइम आफ्टर 500 BCE। और ये कब रहा होगा, लगभग 500 BCE तक। ठीक है, उस समय तक ये कनाडा, यानी कि जो ईटर ऑफ पार्टिकल है वो
500 BC तक रहा। In this system, all substance was seen as an aggregated form of a smaller units called atoms, अणु और परमाणु। तो इस सिस्टम में क्या होता था? अब सिस्टम के बारे में पढ़ना। ये जो है वैशेषिक का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जितने भी सबस्टांस होते थे उन्हें क्या देखा गया? एज अग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ ए स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम। ठीक है, ये छोटे छोटे यूनिट्स के बने होते थे। जो भी सब जो आज भी हम कहते हैं ना, बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स से मिलकर कोई सबस्टांस बनता है, तो उसमें भी ये कि सबसे छोटे छोटे यूनिट यानी कि अणु या परमाणु से बने होते थे। विच वर इटर्नल, जो कि सबसे आंतरिक होता था, इनडिस्ट्रक्टिबल, और इन्हें डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता था, यानी फर्दर उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। स्फेरिकल होता था, सुप्रा सेंसिबल होता था, एंड इन मोशन एट द प्राइमोडियल स्टेट। दे कुड फॉर्म पेयर्स ऑफ ट्रिपलेट्स, और ये ट्रिपलेट्स का फॉर्म बना सकता था। आप देखेंगे जैसे केमिस्ट्री में कुछ जो पिक्चर्स होता है, आप देखे होंगे कि इसमें दिखाता है कि कुछ बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो यही बॉन्डिंग जो है इसमें बताया गया कि दे कुड फॉर्म पेयर्स ऑफ ट्रिपलेट्स among other combinations and unseen forces cause interaction between them। और कुछ ऐसे जैसे फोर्स होता है ना कि कुछ अपने फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को रिपल्स कर रहा है, तो ये कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके बीच में काम करती थी, और ये आपस में कुछ क्या करते थे? कॉम्बिनेशन बना लेते थे। कुछ आइटम क्या होते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो आज भी ये वही चीज़ है जो आज हम पढ़ते हैं, उसका ओरिजिन समझ सकते हैं, यहीं से है। ये अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल जो होता है अपना बॉन्डिंग बनाता है। The Vaisheshika system identified 9 types of substance, द्रव्य। 1 to 5 the 5 element, अर्थ और पृथ्वी, वाटर और एयर, फायर और तेजस, विंड और वायु, ईथर और आकाश। 6 टाइम करा, 7 स्पेस। अच्छा, तो ये जो सिस्टम है आइडेंटिफाई 9 टाइप्स ऑफ सबस्टांस, ये वैसेज का सिस्टम जो है इसने 9 तरह के सबस्टांसेस का आइडेंटिफिकेशन किया। और ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कौन है इसमें, क्योंकि पूछा क्वेश्चन में आएगा कि वैसेज का सिस्टम ने जो आइडेंटिफाई किया था उसमें से कौन नहीं। तो 3 ऑप्शन रहेगा जो उसमें रहेगा, और चौथा रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए 1 से 2 बार इसको आपको देखना है ताकि ये नाम आपके दिमाग में बैठ जाए। तो 1 से 5 तक दिया है जिससे आप भली बात परिचित हैं। अर्थ और पृथ्वी, वाटर और आप यानी कि पानी, जल, फायर और तेजस, अग्नि, विंड और वायु, ईथर और आकाश। तो ये 5 चीज़ें जिनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है। आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि से मिलकर बना हुआ है। तो अभी भी ये वही 5 तो है, 1 से 5 तक यही 5 सबस्टांस। अब छठा क्या है? टाइम। यहाँ पे टाइम का मतलब है काल। देखिए यहाँ पे कला नहीं पढ़ना है, कला पढ़ गया, ये काल है। इसके देखिए ऊपर बाढ़ जैसा कुछ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? काल। 7th है स्पेस और डायरेक्शन। दिख नहीं होता है डायरेक्शन, तो दिशा या स्पेस। अंतरिक्ष की बात हो रही है। 8वां है द विंड से द माइंड यानी मानस, और 9वां है स्पिरिट और नूअर यानी आत्मा। ठीक है, तो ये 9 ऐसे सबस्टांस है, 9 तरह के सबस्टांस है जिसको वैशेषिका ने आइडेंटिफाई किया।
Besides, substance had 24 different qualities, गुण्स। ठीक है, इसके अलावा ये 9 चीज़ों को तो पहचाना ही, साथ इस सब्सटेंस का लगभग कितना 24 अलग अलग गुण थे, इंक्लूडिंग फ्लूडिटी। उनकी क्या क्या? फ्लूडिटी यानी फ्लो करने की, विस्कसिटी यानी गाढ़ापन, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, विस्कसिटी क्या है? इलास्टिसिटी, काफ़ी इलास्टिक होता है, और ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल ग्रेविटी। While fluidity was related to water, earth and fire, viscosity was unique to water. तो ये अलग अलग चीज़ों के रिलेशन में कहा जा रहा है। जैसे अगर हम फ्लूडिटी की बात करते हैं तो फ्लूडिटी कहाँ होगा, यानी फ्लो करने की प्रवृत्ति, तो वाटर में, अर्थ और फायर में। ठीक है, अब आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किस में? तो वाटर में, और ग्रेविटी किस में? अर्थ में। ग्रेविटी अर्थ में होता है। तो ये अलग अलग चीज़ का गुण, अलग अलग डिफरेंट तरह का गुण है। यानी कितने गुण हैं? टोटल 24 गुण हैं इन सभी सब्सटेंसेस का, जिनमें कौन कौन सा कुछ दिया गया ना, फ्लूइडिटी है, विस्कोसिटी है, इलास्टिसिटी है, ग्रेविटी है। ठीक है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, हीट एंड लाइट वर आल्सो डिस्कस्ड। तो अलग अलग जैसे साउंड का, हीट, लाइट, ये सभी का डिस्टिंक्टिव यानी कि जो विशेष जो गुण है उसका भी डिस्कशन किया जाता था, विच ऑफन केम क्लोजर टू लेटर डिस्कवरीज ऑफ फिजिक्स, ऑल्दो लैकिंग अ मैथमेटिकल अपैरेटस दे डिड नॉट इवॉल्व इनटू साइंटिफिक थ्योरीज। और यहीं से फिजिक्स, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट खोज करते करते वो कहाँ पहुँच गए? फिजिक्स में। जैसे लाइट, साउंड, इन सभी को अलग अलग मैटर मानते हुए, यानी केमिस्ट्री में खोज करते करते वो लोग कहाँ चले गए? फिजिक्स में। जैसे यहाँ पे साउंड, हीट, लाइट के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहीं से जो है हर चीज़ एकाएक शुरू नहीं हुई। ऐसा नहीं कि अलग अलग क्षेत्र एक साथ में ही शुरू हो गए। कोई फिजिक्स में काम कर रहा है, कोई केमिस्ट्री में कर रहा है। एक सीरीज चलती आ रही थी, लोग काम कर रहे थे और उसी में एक की खोज करते करते दूसरे में चले गए। पहले जैसे एस्ट्रोनॉमी करते करते, एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है? जूलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उसका, और उसमें जो कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ गई तो उसमें मैथमेटिक्स आ गया। ये करते करते जब लोग थोड़ा और विकसित किए और विकास किए, डेवलप किए, तो धीरे धीरे रंग की ज़रूरत पड़ी, तो रंग बनाने के लिए सब केमिस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ। फिर इसमें धीरे धीरे काम करते करते सब्सटेंस के बारे में पता चला, सब्सटेंस जो केमिस्ट्री का पार्ट, और इस सब्सटेंस का पार्ट करते करते लोग एटम में पहुंच गए, और एटम में यहाँ पे जो एटम में कहाँ चले गए? फिजिक्स में चले गए। फिजिक्स में साउंड, लाइट, इन सब के बारे में स्टडी है। तो एक ही जगह से पूरे सारे ब्रांच निकले। ये एक बड़ा सा एक वृक्ष है, और वृक्ष की ये सभी अलग अलग सब्जेक्ट, ये डालियाँ हैं। केमिस्ट्री इन अर्ली लिटरेचर। अब केमिस्ट्री कैसे लिटरेचर में अपना रूप स्थान प्राप्त करती है वो देखते हैं। We find plentiful evidence of knowledge of chemical practices in some of India's early literature। तो मैं बहुत सारे plentiful evidence, साक्ष्य मिलते हैं कि भाई उस समय लोगों के पास केमिकल प्रैक्टिसेस का नॉलेज तो था, किस तरह लोग अपना केमिकल्स के माध्यम से अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन करते थे, अलग अलग डिजाइंस बनाते थे, अलग अलग कलर्स का निर्माण करते थे। तो मतलब अर्ली हमें कुछ लिटरेचर से, शुरुआत के कुछ लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि उन सभी को लिटरेचर का नॉलेज था। कौटिल्या's अर्थशास्त्र is a well-known text of governance and administration, authored properly in the 3rd or 4th BCE during the Mauryan era। तो चाणक्य के बारे में तो जानते ही होंगे, उनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी
जो कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाए। तो मौर्यन काल में भले ही राजा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक ने राज किया, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चले, किस तरह से युद्ध करना है, ये सारी रणनीति चाणक्य ही बनाते थे। ठीक है, तो मौर्यन काल में जो कि 3rd से 4th सेंचुरी BC काल रहा, तो उस समय कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, और ये एक वेल नोन टेक्स्ट है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, गवर्नेंस का। ठीक है, बस यही जानकारी है। इट हैज़ मच डेटा ऑन प्रिवेलिंग केमिकल प्रैक्टिसेस, और इसमें बहुत सारे ऐसे डाटा देखिए। उन्होंने बुक क्या लिखी, अर्थशास्त्र, यानी देखा जाए तो वो उन्होंने इकोनॉमिक्स की बुक लिखी है, इसमें पैसे वगैरह की बात हो, इसमें क्या बताया गया, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ उसी बुक में, उसी अर्थशास्त्र में बहुत सारे केमिकल्स के बारे में भी जानकारी मिली है। ठीक है, इट हैज़ मच डाटा ऑन प्रिवेलिंग केमिकल प्रैक्टिसेस, इन पर्टिकुलर अ लॉन्ग सेक्शन ऑन माइंस एंड मिनरल्स, और विशेष रूप से माइंस और मिनरल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे डाटा हमें मिले हैं उस अर्थशास्त्र से, जो कि 3री से 4ठी BCE के टाइम पीरियड का बात है। इंक्लूडिंग और मिनरल्स में कौन कौन सा, गोल्ड का ओर, सिल्वर, आयरन, लीड, टीन, आयरन का ओर, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। क्या, तो ये सवाल ध्यान रखिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने, मौर्यन काल के समय, कब, 3री से 4ठी शताब्दी BCE में। और इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारे केमिकल्स के बारे में भी जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है उसमें कि केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री की नॉलेज के बारे में, क्योंकि टॉपिक ही हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री अर्ली लिटरेचर। उन्होंने, उनके पास नॉलेज तो था, लेकिन उस नॉलेज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अर्ली लिटरेचर में चाणक्य का अर्थशास्त्र भी है। इट ऑल्सो डिस्कसेस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल्स, रूबी, बेरिल एक्सेट्रा, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करता है कि अलग अलग जो बहुत ही मूल्यवान जो पत्थर होते हैं, पर्ल होते हैं, रूबी, बेरिल, इन सब का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके गुण क्या क्या है। यानी आज हम जो पढ़ते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या, तो उस समय भी कैटेगराइज किया गया था कि इस पत्थर का क्या गुण है, उसे केमिकल नेचर के आधार पर। ठीक है, डिटेल्स ऑफ फर्मेंटेड जूस फ्रॉम शुगर केन, जैगरी, हनी जूस, इन सभी चीज़ का डिटेल भी उसमें दिया गया था। एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन, मतलब कि हर तरह की केमिकल की जानकारी वहाँ पे दी गई है, कहाँ पे, अर्थशास्त्र में। दी फंडामेंटल 2 टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है, नॉलेज ऑफ लाइफ, आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स नॉलेज। तो आयुर्वेदा के 2 जो मौलिक टेक्स्ट है, जो बुक है, कौन कौन सा, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, बोथ डेटेड अ फ्यू सेंचुरीज सी। दोनों का डेट क्या है, कुछ ही सी पहले का। नॉट ओनली डू दे turn to a wide range of chemicals for medical use, any metal, materials, minerals, salt, juice, but they also discuss the preparation of various alkalis, saras, which is regarded as one of the 10 arts. Kala. Alkalis are described as mild, caustic, and average, and are prepared from specific plants. तो ये सीधा क्वेश्चन बनते हैं कि आयुर्वेद के 2 फंडामेंटल टेक्स्ट कौन कौन सी है, तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता।
क्या ये ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। नॉट ओनली डू दे टर्न टू अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स, वो बहुत सारे केमिकल्स के बारे में ही बात नहीं करते, उसके यूज़ के बारे में बात नहीं करती, बट दे ऑल्सो डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस एल्कलीज, कि किस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का एल्कलीज बनाए, ठीक है, यानी एल्कलाइन जो होता है, विच इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द 10 कलाज, जो कि 10 कलाएँ उस समय समझी जाती थी, उन 10 कलाओं में से एक कला थी एल्कलाइज बनाना। एल्कलाइज आर डिस्क्राइब्ड एज माइल्ड, कास्टिक और एवरेज एंड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक। तो एल्कलाइज में क्या होता है, कुछ माइल्ड होता है बहुत कमज़ोर, कुछ कास्टिक होता है, कुछ एवरेज होता है। तो डिफरेंस जैसे कि क्या पढ़ रहे हैं, कोई बहुत ही कंसनट्रेटेड है, हाई कंसनट्रेटेड, लो कंसनट्रेटेड, ये उसी तरह का उनका मेजरमेंट का कोई तरीका, ठीक है। After the plants have been burned together with some limestone, their ashes are then stirred in water, filtered, and the resulting solution is concentrated by boiling, to which burnt limestones and conch shells are added. तो क्या किया जाता था, प्रोसेस एक बार सुन लीजिए, कि जब प्लांट्स को जला दिए जाते थे लाइमस्टोन के साथ, चूना के साथ, तो उनके जो ऐश होते थे, जो राख होते थे, उनको पानी में घोल दिया जाता था, ठीक है। पेड़ को लाइमस्टोन के साथ जला दिए, उसके जो राख बचे, राख को क्या करना है, पानी में घोल देना है और उसको फिल्टर करना है, और जो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन हमारे पास निकलेगा उसको कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट मतलब होता है उसमें जो ऐश की मात्रा है वो ज़्यादा होना, तो उसके लिए क्या करेंगे, बॉइलिंग कर देते थे। बॉइलिंग करने से क्या होगा, जो ऐश का कंसंट्रेशन वो बढ़ जाता है, यानी वो काफ़ी कंसंट्रेटेड हो जाएगा। टू विच बर्न्ट लाइमस्टोन एंड कॉन्च सेल्स आर एडेड, और इसमें लाइमस्टोन और कॉन्च सेल कुछ होता होगा, तो कॉन्च सेल और लाइमस्टोन दोनों को इसमें ऐड कर दिया जाता था। सच एल्कलीज वर यूज टू ट्रीट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज थिन शीट ऑफ मेटल लाइक आयरन, ठीक है। तो बहुत अलग अलग एल्कलीज जो बनाए थे, उनमें से एक एल्कलीज ये बनाया गया, एक तरीका बताया गया। तो इस तरह के जो एल्कलीज बने, उनका यूज़ कहाँ किया जाता था, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हुआ करता था उसके ट्रीटमेंट के लिए, और साथ ही साथ जो थिन शीट ऑफ मेटल जैसे कि आयरन होता था, गोल्ड, सिल्वर, इनका थिन शीट होता था उसके ट्रीटमेंट के लिए, इंटेंडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स के प्रिपरेशन के लिए होता था, ठीक है। दिस टेक्स ऑल्सो स्पीक ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स सच एज साइट्रस और टैमरिंड। और ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट नहीं कि जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये और किस चीज़ की बात करता है, तो ऑर्गेनिक एसिड की बात करता है, जो कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक समझ रहे, जो जीवित चीज़ों से मिलती है, तो जैसे प्लांट से निकलते हैं, सच एज कौन सा, साइट्रस और टैमरिंड। द अवेयरनेस ऑफ मिनरल एसिड्स केम मच लेटर। Varamir's Bhatt Samhita, Vrit Samhita, an encyclopedia of sorts composed in the 6th century CE, has a chapter on preparation of numerous perfumes out of 16 fundamental substances mixed in different proportion। तो वरामीर ने लिखा था विरत संहिता, ठीक है।
और वो क्या है, इंसाइक्लोपीडिया जो बड़ी बड़ी किताबें जो मोटी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जो जानकारी मिलती है। तो उसी तरह की वरा मीर ने क्या लिखी थी, बृहत संहिता। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक शॉर्ट्स कंपोज ऑफ 6 एज ए चैप्टर ऑन। तो उसमें एक चैप्टर है, चूँकि ये किताब है तो बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। तो बृहत संहिता में एक चैप्टर है जिसमें बताया गया कि अब अलग अलग तरह के परफ्यूम्स कैसे बनाएं, यानी 16 जो सबस्टांस फंडामेंटल जो सबस्टांस है, यानी जो मौलिक जो पदार्थ हैं 16, उसको अलग अलग प्रोपोर्शन में डालने से अलग अलग परफ्यूम का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे मत कहने का मतलब है कि 16 हमारे पास मेन चीज़ है। जैसे कि कलर की बात करते हैं तो 3 हमारे पास प्राइमरी कलर है, तो इन्हीं में आपस में एक दूसरे को मिलाकर अलग अलग दूसरा कलर बनाया जाता है। तो उसी तरह से 16 उनके पास बेसिक क्या है, सबस्टांस है, और इन्हीं का अलग अलग प्रोपोर्शन में यूज करके डिफरेंट क्या बनाया जाता, परफ्यूम बनाया जाता था। Indeed, सचमुच perfumery and cosmetic formed a major branch of chemical practice in classical and medieval India। और सचमुच ये जो परफ्यूम बनाने का, जो कॉस्मेटिक बनाने का जो सिलसिला रहा है, ये एक बहुत बड़ा ब्रांच है केमिकल प्रैक्टिस का। इससे पता चलता है कि वो केमिस्ट्री के कितने जानकार थे, कितने ज़्यादा उसमें स्टडी किया करते थे और उस पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। The Brihat Samhita also includes various recipes. For instance, for the preparation of a glutinous material to be applied on the roofs and the walls of houses and temples. ठीक है, तो बृहत संहिता में और क्या है, पहली चीज़ तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, चैप्टर है जिसमें बताया गया कि अलग अलग परफ्यूम कैसे बना। उसमें 16 बेसिक सबस्टांस है और हमको क्या किया जाता है, अलग अलग रेसिपीज में मिला के अलग अलग परफ्यूम बनाया जाता है। तो द बृहत संहिता ऑल्सो इंक्लूड वेरियस रेसिपीज। तो बहुत सारे इसमें रेसिपीज, खाना की भी बात हो रही है। फॉर उदाहरण के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनस मटेरियल टू बी अप्लाइड on the roofs and the walls of houses, temples। और जो कुछ जो चमकीले जो मटेरियल, देखिए इसका यूज नहीं सीमित नहीं था, अलग अलग चीज़ों बनाया जाता था। ठीक है, इसका केवल परफ्यूम बनाने में नहीं, बल्कि इस दीवार पे कोई ग्लूटिनियस जो मटेरियल लगाना है, मंदिर पे कुछ चढ़ाना है, तो इन सब चीज़ों में भी इसका यूज किया जाता था। इट वॉज प्रिपेयर्ड entirely from extract from different plants, fruits, seeds and barks, which after being boiled and concentrated were then treated with various resins। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो बनाई जा रही है रूफ पे लगाने के लिए, मंदिर पे चढ़ाने के लिए, तो ये सभी कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, अलग अलग प्लांट से, फ्रूट से, सीड्स से, किसी पेड़ के छाल से, जिसको बाद में बॉयल किया जाता था और उसको कंसंट्रेटेड करके उसका यूज किया जाता था। वर देन ट्रीटेड विद वेरियस रेजिन्स। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट एंड साइंटिफिकली एसेस सच रेसिपीज। और इस तरह के रेसिपीज बनाने के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है भाई। अलग अलग फूल, फल, छाल वगैरह क्या निकालिए, उसके जूस निकालिए और उसको क्या, उसका ट्रीटमेंट करके अब उससे रेसिपीज तैयार कीजिए। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। Several texts such as Kama Sutras contain a list of traditional 64 art which an accomplished person was supposed to master। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं
जैसे कि कामसूत्र हो गया, उसमें एक लिस्ट है, उसमें 64 आर्ट में 64 आर्ट्स दिए गए हैं, यानी कि कलाएं हैं, जो कि उसमें माना था कि किसी व्यक्ति को इन सभी में को मास्टर करना है, इन 64 कलाओं की मास्टरी करनी है। ठीक है। एमंग देम इंटरेस्टिंगली वी फाइंड नॉलेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, जेवरलैंड जेम्स, केमिस्ट्री एंड मिनरलॉजी, colored jewels, gems and braids, knowledge of mines and quarries, which testifies to the attention paid to such fields। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। पहली बात, ये जो 64 आर्ट्स कहाँ पे हैं? अलग अलग बुक्स में, जैसे कि एक कामसूत्र दिया गया, उसमें 64 आर्ट है, कलाएं हैं, और हर व्यक्ति को ऐसा, ताकि सबको उन 64 कलाओं का की मास्टरी करनी है, सबको उतनी कलाएं आनी चाहिए। और उसमें क्या हो कि उन सभी के पास गोल्ड की, सिल्वर की, ज्वेलरी की, केमिस्ट्री मिनरलॉजी की, कॉलर ज्वेलरी, सभी की काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, विच टेस्टिफाई टू द अटेंशन पे टू द सच फील्ड। और ये दिखाता है, ये प्रमाणित करता है कि उन सभी का फील्ड में कितना अटेंशन था, कितनी अटेंशन के साथ वो काम किया करते थे, पूरी ध्यान लगाकर केमिस्ट्री में अपना एक्सपेरिमेंट किया करते थे।